अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी का दर्द ना जाने मेरी जान ले लेगी एक दिन। जरा सी मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, 2 मिनट ठहरो। रूपा ने जैसे ही कमलेश के कंधों को छुआ, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ा। अरे वाह रूपा, तुम तो एकदम जादूगरनी निकली। तुम्हारे मुलायम हाथ के स्पर्श होते ही जैसे तन में एक नई जान आ गई हो। मेरा दर्द पता नहीं कहां गायब हो गया। अब रहने दो, जाओ जाकर अपना काम करो। मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। चलो अब मक्खन ना लगाओ, मैं चली घर के काम करने, बहुत काम पड़ा है। रूपा किचन में जाकर काम में व्यस्त हो गई। तभी कमलेश बिस्तर से उठा और अपनी जेब टटोलने लगा जो उसे खाली मिली। उसने फिर एक बार रूपा को आवाज लगाई। अरे माफ करना, तुम्हें एक और तकलीफ दे रहा हूं। वो दरअसल मेरी दवाइयां ना जाने कहां रखी है, उसे जरा ले आना। तुम भी ना हद करते हो, अपनी दाई पॉकेट में हाथ लगाओ। कमलेश जैसे ही अपनी दाई जेब दोबारा से टटोलता है, उसे उसमें उसकी दवाइयां मिल जाती है। इसे देखकर वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले जब उसने अपनी जेब चेक की थी तब तो उसे खाली मिली थी, फिर अचानक दवाइयां। खैर, इसे वो फिलहाल के लिए नजरअंदाज करते हुए दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूं। सुनो, सवारी लेते वक्त जो पहली सवारी मिले उसे छोड़ देना, जबकि उसकी अगली सवारी लेना, और ऑफिस में जाकर सबसे पहले अपनी चेयर को चेक कर लेना, तभी उस पर बैठना, समझे? कमलेश को रूपा की बातें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती। वो उस पर हंसते हुए कहता है, अच्छा मैडम, ऐसा है क्या? ठीक है, अब मैं निकलता हूं। फिर कमलेश बाहर सड़क पर सवारी के इंतजार में होता है। तभी उसे सामने एक टैक्सी आती दिखाई देती है, जिसके बम्पर पर एक लाल झंडा टंगा था। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, मैं इसे ले लूं या इसे जाने दूं? रूपा ने पहली सवारी लेने के लिए मना किया था। खैर छोड़ो, उसने भी ऐसे ही मजाक में बोला होगा। कमलेश इतना सब कुछ सोचकर उस टैक्सी को रोकने का मन बना लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे हाथ दिखाकर रोक पाता, वो टैक्सी उसके ठीक सामने से गुजर जाती है। ओफो, ये तो चली गई, अब दूसरी का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ मिनट बाद उसे अगली टैक्सी आती दिखाई देती है। वो तुरंत उसे हाथ दिखाता है और फिर उसमें बैठ जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोलता है, अरे साहब, आगे तो बहुत भीड़ है, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कमलेश उतरकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह एक्सीडेंट उसी पहली टैक्सी का था जिसे कमलेश ने नहीं लिया था। वो उस टैक्सी पर टंगे उस लाल झंडे को साफ साफ पहचान पा रहा था। कमलेश खुद को बड़ा किस्मत वाला समझ रहा था, जिस वजह से आज बाल बाल उसकी जान बच गई। खैर, इसके बाद वो दूसरे रास्ते से ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को वो थका हारा ऑफिस से घर लौटता है। क्या हुआ जी, कैसा रहा आज का दिन? अरे रूपा, तुम आज तुम्हारी बातों ने मुझे बचा लिया। मेरी बातों ने? क्या मतलब? हाँ, वही टैक्सी वाली बात जो तुमने बोली थी कि पहली टैक्सी मत लेना, खतरा है। वही हुआ। जैसी ही मैं दूसरी टैक्सी से आगे पहुंचा, मैंने देखा उस पहली टैक्सी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसा कैसा हो जाता है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरा सामान पैक कर देना। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? उस कलमुही के साथ रंगरलिया मनाने जा रहे हो। लौटना, फिर बताती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? आप नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। अगले दिन
वो सुबह सुबह अपने काम के सिलसिले से निकल जाता है और इधर रूपा एकदम अकेली हो जाती है। यहाँ कमलेश सड़क पार कर रहा होता है और हर बढ़ते कदम के साथ उसकी खुशी दोगुनी होती चली जा रही थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी! झट से सोनाली को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ। एक हफ्ता उस हुस्न की मल्लिका के साथ खूब मौज करूंगा। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथ अपना ट्रैवल प्लान कर रहा है, जहां उसके मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पक रहे थे। एक हफ्ते बाद कमलेश खुशनुमा तरीके से अपने घर लौटता है। रूपा, रूपा, कहाँ हो तुम? वो इतना कहकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, घर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा घर बिखरा पड़ा था। सारे सामान टूटे फूटे फर्श पर बिखरे पड़े थे। तभी अचानक घर की ट्यूबलाइट फ्लिक करने लग जाती है। घर का इतना गंदा माहौल देखकर कमलेश को रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो चीखते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाता है। रूपा, रूपा, ये क्या हालत कर दी है तुमने घर की? मैं एक हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गया, तुमने तो मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया। इतना बोलते हुए कमलेश जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा हल्का सरकाता है, सामने उस खौफनाक नजारे को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखता है उसका बेडरूम साक्षात कसाई खाना बना है। कमरे की छत पर झालर की बजाय लाश टंगी है, जिसके बदन से खून का एक कतरा तक बाकी नहीं छोड़ा है। वहीं कमलेश तभी रूपा को देखता है, जो कि एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और लगातार कच्चे मांस के टुकड़े को चबाए जा रही थी। बाप रे, मेरी पत्नी तो चुड़ैल है। जल्दी से मुझे निकलना होगा यहाँ से। मैंने इसका असली चेहरा देख लिया है तो शायद अब ये मुझे भी मार देगी। इतना सोचते हुए कमलेश तुरंत पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी रूपा गुर्राते हुए बोलती है, ओहो, तो आ गया तू उस कलमुही के साथ रातें गुजार के। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें कैसे पता कि मैं सोनाली के साथ था? बड़े बुजुर्गों की कहावत नहीं सुनी क्या? चुड़ैल की तीसरी आंख हमेशा तुम्हारा पीछा करती है और हर पल की खबर रखती है। कमलेश घबराकर भागने की सोच ही रहा था कि तभी पूरे घर की लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई, जिससे कमलेश की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अब वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे के भीतर से पायल खनकती हुई आवाज कमलेश की तरफ बढ़ रही थी और तभी एक झटके में अंधेरे से निकला उस चुड़ैल का हाथ कमलेश को उस गुप्त अंधेरे में खींच ले जाता है, जिससे उसकी एक तेज चीख निकलती है और फिर हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद हो जाती है। क्या यार, तुम लोग मुझे जबरदस्ती हिल स्टेशन पर लेकर जा रहे हो। यू नो गाइस, आई एम अ बीच पर्सन। ए, चुप रह, बड़ी आई बीच पर्सन। बाकी चारों को हिल स्टेशन जाना था, तू अकेली है बीच जाने वाली। 5 दोस्त मोहन, राजू, समीर, पूजा और नेहा एक ट्रिप पर हिमाचल जा रहे थे। पूजा को छोड़कर सब बहुत खुश थे, क्योंकि पूजा को पहाड़ कुछ खास पसंद नहीं थे। वहां पहुंचकर उन्हें एक आलीशान होटल मिलता है, जो किसी पुराने महल जैसा दिखता है। वाओ, क्या होटल है! मुझे इस होटल से कुछ अजीब सी नेगेटिव वाइब आ रही है। तू तो रहने ही दे पूजा, तुझे तो पूरे हिमाचल से ही नेगेटिव वाइब आएगी। अरे तू क्यों उसकी टांग खींचता रहता है? चलो चेक इन करते हैं। वो लोग होटल के अंदर पहुंचते हैं। होटल का वातावरण बेहद शांत
और रहस्यमयी था। लेकिन तभी होटल का स्टाफ उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है, तो उन लोगों को थोड़ा सही लगता है। वो लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और फिर उनको डिनर के लिए बुलाया जाता है। डिनर तो बहुत अच्छा है यहाँ का। ये बात तो सच है। इट्स डिलीशियस। ये लीजिए होटल की स्पेशलिटी स्मूदी। थैंक यू सो मच। वो स्मूदी सबने ले तो ली, लेकिन मोहन ने वो पी नहीं। बहुत ठंडी है ये, मैं नहीं पीऊंगा। किसी और को एक्स्ट्रा चाहिए? हाँ ला, मुझे दे दे। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पूजा अपने कमरे में अकेली थी और उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये होटल वाकई अजीब है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है, उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो तुरंत उठकर चारों तरफ देखती है, पर कोई नहीं होता। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक साया दिखाई देता है। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पूजा के होंठ कांपने लगते हैं। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? वो साया और करीब आ जाता है। पूजा डर के मारे बिस्तर में घुस जाती है और कंबल अपने सिर तक खींच लेती है। कमरे के हर कोने से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बेड के नीचे घुस गया है। दूसरी तरफ राजू भी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे ऐसा लगता है कि कमरे की दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही हैं। वो बिस्तर से उठकर दीवारों को गौर से देखता है। सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक कमरे में रखी अलमारी के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये क्या हो रहा है? अलमारी में कोई है क्या? राजू पसीने में लथपथ हो जाता है और अलमारी की तरफ बढ़ता है। दरवाजे के खटखटाने की आवाज और तेज हो जाती है। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो बिस्तर पर वापस जाकर खुद को कंबल में लपेट लेता है। ये सब बस भ्रम है। सो जा राजू, सो जा। उधर समीर भी अपने कमरे में गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी। आवाजें अजीब और डरावनी थी, जैसे कोई बहुत करीब आकर बोल रहा हो, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। क्या हो रहा है? कौन इतनी रात में बातें कर रहा है? तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सीलिंग फैन उसके ऊपर आ गिरा है। वो घबराकर उठ बैठता है, लेकिन वहाँ कोई पंखा नहीं था। अरे हाँ, ये तो हिल स्टेशन है। यहाँ पंखा कैसे हो सकता है? फिर मुझे क्या दिख रहा था? समीर ने कंबल को खींचकर अपने सिर तक कर लिया। तभी अचानक उसका बिस्तर धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे कोई उसके नीचे से धक्का दे रहा हो। कौन है यहाँ पर? कौन है यार? मजाक मत करो। उसके बोलते ही बिस्तर के हिलने की रफ्तार और बढ़ गई और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज जैसे दीवारों के पार नहीं जा रही थी। बचाओ, कोई है, प्लीज। वो घबराकर उठ बैठा और बाहर की तरफ भागा, और इसी दौरान नेहा की नींद अचानक टूटी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सपना देख रही है, लेकिन वो धब्बे धीरे धीरे बढ़ने लगे और पूरे कमरे में खून फैल गया, उसके बिस्तर पर भी। ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में इतना खून कहाँ से आ गया? खून की गंध इतनी तेज थी कि नेहा को उल्टी होने लगी। वो बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा जाम हो चुका था। कोई मेरी मदद करो! तभी उसके पैर फिसल गए और वो खून में गिर पड़ी। उसकी पूरी ड्रेस खून से लथपथ हो गई।
और उसे लगने लगा कि अब वो भी इस खून में डूब जाएगी। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी, पर बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। वो जैसे तैसे उठती है और मोहन के कमरे की तरफ भागती है। तभी वो देखती है कि समीर, पूजा और राजू भी वहां पहुंच चुके हैं। उनके चेहरों पर भी घबराहट साफ झलक रही थी। मोहन उन चारों को देखकर हैरान रह गया। मोहन, मेरे कमरे में कोई साया था। वो यार, मेरे साथ भी बहुत अजीब हुआ। कोई मेरे बिस्तर के नीचे से आवाजें निकाल रहा था और किसी ने मेरा पैर खींचने की कोशिश की। अगर ये सब और हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा यार। और मेरे कमरे में खून, हर जगह खून ही खून। मेरी हालत देखो जरा, मैं भी खून से लथपथ हो गई। कहाँ है खून? तेरी ड्रेस पर तो खून की एक छींट भी नहीं है। नेहा ने देखा तो सचमुच उसकी ड्रेस एकदम साफ थी। अरे, ये कैसे हो सकता है? पर मैंने जो देखा वो सच था। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। हाँ यार, चलो यहाँ से। अरे रुक जाओ यार, तुम लोग पागल हो क्या? मेरे कमरे में तो कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है। चलो, मैं तुम्हारे कमरों में चलकर देखता हूँ। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की और उनके साथ बाहर निकला। तभी एक विक्रम नाम का लड़का दौड़ता हुआ आया। तुम लोगों के साथ भी कुछ अजीब हुआ है क्या? मेरे दोस्त निशांत के साथ तो बहुत कुछ अजीब हो रहा है। वो बेड पर चीख रहा था, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ हो रहा है और कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं? तभी राजू अचानक से अजीब हरकतें करने लगता है। वो दीवार के पास जाकर अपना सिर जोर जोर से पटकने लगता है और बुरी तरह हंसता है, जैसे उस पर किसी का साया हो। राजू, क्या कर रहा है? तुम लोग नहीं समझोगे। ये होटल, ये हमें खा जाएगा। मोहन, इसे रोको, ये पागल हो रहा है। इससे पहले कि कुछ और हो, हमें इसे रोकना होगा। इसे कमरे में बंद कर देते हैं। विक्रम और मोहन जल्दी से राजू को पकड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। समीर, नेहा और पूजा भी उसी कमरे में रुकते हैं। हमें पता करना होगा कि इस होटल में आखिर हो क्या रहा है। मुझे लगता है ये सब होटल की स्पेशल ड्रिंक की वजह से हो रहा है। तुमने ध्यान नहीं दिया? हम दोनों ने वो स्मूदी नहीं पी थी, इसीलिए हम ठीक हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ, इसीलिए हमें जल्दी से किचन में जाकर देखना होगा कि इसमें क्या मिलाया जा रहा है। दोनों किचन की ओर बढ़ते हैं। किचन में घुसते ही उन्हें अजीब सी चीजें दिखती है, जैसे दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान, फर्श पर बिखरी हुई मोमबत्तियां और कुछ काले धागों में बंधी गुड़िया। ये सब क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी विक्रम अचानक से उसे पकड़ लेता है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे दोस्त। तुम भी अब हमारे खेल का हिस्सा बन चुके हो। विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? विक्रम जबरदस्ती मोहन के मुंह में वो स्पेशल ड्रिंक डाल देता है। मोहन कोशिश करता है कि वो उसे ना पिए, लेकिन अंततः वो उसे निगल ही लेता है। अचानक मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे हर चीज डरावनी दिखने लगती है। नहीं नहीं, मेरी बॉडी जल रही है, कोई मुझे बचाओ, बचाओ! मोहन चीखते चिल्लाते हुए किचन से बाहर भागता है। हर कोना, हर दीवार उसे हिलते डुलते और डरावने लगते हैं। वो जानता था कि ये सब हेल्यूसिनेशन था। मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, वो भी फंस चुके हैं। मोहन अपने कमरे तक पहुंचता है और दरवाजा खोलकर पूजा, समीर, नेहा और राजू को बाहर निकालता है। मोहन, हमें यहाँ से बाहर ले चलो, ये जगह हमें मार डालेगी। जल्दी करो, ये होटल हमें निकल जाएगा। सब लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन होटल का मेन गेट बंद था। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जो पहले नहीं था। अचानक पूरे होटल में अंधेरा छा जाता है। ये क्या हो रहा है? हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम सब इस होटल के मेहमान हो, हमेशा के लिए।
मोहन और उसके दोस्तों के चेहरे पर घबराहट थी। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब इस होटल से कोई बाहर नहीं जा सकता। होटल की दीवारें धीरे धीरे उनके चारों ओर सिकुड़ने लगती हैं, जैसे उन्हें कैद करने के लिए बढ़ रही हों। बचाओ! बचाओ! उनकी चीखें होटल की दीवारों से गूंजकर वापस आ जाती हैं और सब के सब हमेशा पागल होकर वहीं फंसकर रह जाते हैं। Command not accepted. Command not accepted. Command not accepted. कुछ दिन पहले वेणु अय्यर एक नेशनल लेवल के साइंटिस्ट हैं। वो रोबोट पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने कई सारे रोबोट बनाए थे, जैसे बच्चों के साथ खेलने वाला रोबोट, घर के काम करने वाला रोबोट, होटल या रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने वाला रोबोट, एंटरटेनमेंट करने वाला रोबोट, और अभी तो वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे जो देश के बॉर्डर पर लड़ सके और हमारे देश के जवानों की मदद कर सके, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रहे थे। अय्यर अक्सर अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहते हैं। एक दिन अय्यर अपने लैब से घर लौटा और वो बहुत परेशान लग रहा था। क्या हुआ अय्यर, इतने परेशान क्यों हो? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो सही चल रहा है ना? एक्सपेरिमेंट तो सही चल रहा है लता, लेकिन पता नहीं मेरा रोबोट इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट होगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतने साल की मेहनत कोई काम की नहीं रहेगी। अय्यर, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे होगा लता? मैंने आज तक जितने भी रोबोट बनाए हैं वो सब नेशनल लेवल तक सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल का है। मेरे रोबोट में ऐसी कोई तो खासियत होनी चाहिए जो उसे सेलेक्ट किया जाए। अय्यर ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आइडिया आया। वो फौरन उसी टाइम लैब में वापस चला गया और पूरे 8 दिन के बाद वापस घर आया, और वो बहुत खुश था इस बार। हेमलता ने अय्यर से इसका रीजन पूछा तो अय्यर ने बताया कि उसने एक स्पेशल डिवाइस अपडेट किया है और आज से इसका नाम होगा मक्की। स्पेशल डिवाइस अपडेट की है मतलब? ऐसा क्या किया है तुमने इस रोबोट में? हेमलता, अब ये सिर्फ एक रोबोट नहीं रहा, अब ये एक कंप्लीट ह्यूमन रोबोट बन गया है। मतलब अय्यर, मैं कुछ समझी नहीं। लता, इसमें मैंने ह्यूमन की तरह इमोशंस ऐड किए हैं। अब क्या सही क्या गलत ये समझने के लिए उसे किसी कमांड की जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये खुद ही एक्शन लेगा। अय्यर ने कहा कि आज तक ऐसा कोई रोबो नहीं बना जो विदाउट कमांड एक्शन ले, लेकिन ये ऐसा कर सकता है। हमारे देश के लिए बॉर्डर पर बहुत हेल्प होगी इससे, और अय्यर अपनी रिसर्च को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एग्जीबिशन में अभी 15 दिन बाकी थे और अय्यर अपने ह्यूमन रोबोट में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसीलिए वो ह्यूमन रोबोट को अपने घर पर लेकर आया। अय्यर, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि हमें इस रोबोट को अपने साथ रखना चाहिए? मुझे जरा अजीब लग रहा है। घर में ईशा भी है, वो अभी बहुत छोटी है। अगर गलती से भी उसने कोई गलत बात रोबोट को बताई और उसने कमांड एक्सेप्ट कर ली तो? अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो लता, मैं हूं ना, और ये सही से काम कर रहा है या नहीं यही जानने के लिए तो उसे घर में लाया हूँ, और मैं अभी घर में ही रहूंगा। तो तुम किस बात की इतनी चिंता कर रही हो? मुझ पर भरोसा है या नहीं? आई ट्रस्ट यू अय्यर। तो ये बाकी की टेंशन छोड़ दो और जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है यार। अय्यर मक्की को स्टोर रूम लेकर गया और उसे चार्जिंग पर लगा दिया और सब खाना खाने बैठ गए। अगले दिन से मक्की पूरे घर में चहल पहल करने लगा। वो घर की सफाई करता, खाना बनाता और ईशा के साथ खेलता भी। हेमलता बहुत खुश थी कि मक्की उसकी इतनी सारी हेल्प कर देता है। अय्यर भी टाइम टू टाइम मक्की की अपडेट चेकिंग करता। एक दिन की बात है कि ईशा मक्की के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी एक लड़के की बॉल ईशा के सर पर लगी। ईशा को सर पर चोट लगी और वो रोने लगी। वो मक्की को लेकर घर चली आई। उसने हेमलता को सारी बात बताई और अपने कमरे में चली गई। मक्की स्टोर रूम में गया और खुद को चार्जिंग पर लगाया, और थोड़ी देर बाद जब अय्यर स्टोर रूम में गया तो उसने देखा कि मक्की
अपनी जगह पर नहीं है। मक्की उस लड़के के घर पे गया जिसकी बॉल ईशा को लगी थी। मक्की उस बिल्डिंग के 13वें मंजिल की खिड़की के बाहर हवा में खड़ा था। वो लड़का जैसे ही अपने कमरे में आया, मक्की खिड़की से अंदर आया और उसने वही बॉल उठाई जो ईशा को लगी थी। वो लड़का मक्की को देखकर डर गया। मक्की ने लगातार उस लड़के के सर पे बॉल मारा, जिससे उसके सर से खून बहने लगा और आखिर में वो मर गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में लड़के की मौत की खबर आई और ईशा ने तस्वीर देखकर बताया कि पापा, ये तो वही लड़का है जिसने कल मुझे बॉल मारी थी। ये बात सुनकर अय्यर और हेमलता दोनों हक्के बक्के रह गए। ये इत्तेफाक था या कुछ और, वो दोनों नहीं समझ पा रहे थे। अगले दिन अय्यर मक्की को लैब लेकर गया। थोड़ी देर बाद लैब में अय्यर का एक दोस्त आ गया। एक बात पे उन दोनों का झगड़ा होने लगा और गुस्से में अय्यर के दोस्त ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। अय्यर इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। उसका दोस्त भी गुस्से में लैब से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद अय्यर जब मक्की के पास गया तो मक्की अपनी जगह पर नहीं था। तभी लैब का वॉचमैन अय्यर के पास आया और बोला कि अभी जो आपके साथ झगड़ा करके गए हैं, उनका रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। उनकी गाड़ी अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गाड़ी खाई में गिर गई और तभी मक्की वहां आ गया। छानबीन के दौरान पता चला कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अय्यर का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि ये सब मक्की ही कर रहा है। अय्यर ने सीधा जाकर मक्की से बात की। मक्की, ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरा शक सही है? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। तुम्हें और हमारे परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सजा मिलेगी। ये तुमने क्या किया मक्की? ऐसी कोई कमांड मैंने तुम्हें नहीं दी थी, तो तुमने ये सब क्यों किया? किसके कहने पर किया? मुझे किसी कमांड की जरूरत नहीं है। अपने फीलिंग्स के जरिए मैं खुद सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। ओके? अय्यर को लगा कि मक्की को ऐसे बाहर छोड़ना सेफ नहीं है। उसे स्टॉप करना होगा और उसके फीलिंग्स को सिस्टम से डिलीट करना होगा। तुम्हारा सिस्टम करप्ट हो चुका है। तुम्हें अपडेट करने की जरूरत है। जाओ अपने चेयर पर बैठ जाओ। आई कैन रीड योर माइंड अय्यर। मैं जानता हूं कि तुम मुझे स्टॉप करके एक स्टैचू की तरह किसी एग्जीबिशन में छोड़ दोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे? मक्की की नीली आंखें अब लाल होने लगी थीं और वो पूरी तरह से एक डेविल ह्यूमन रोबोट में कन्वर्ट हो चुका था। ऐसा कहकर मक्की खिड़की से बाहर चला गया और सीधे घर गया। ईशा अपने कमरे में खेल रही थी। वो ईशा के पास गया और उसे एक हाथ में उठाया। ये क्या कर रहे हो मक्की? मुझे ऊपर क्यों उठाया है? मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। ईशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। ईशा की आवाज सुन हेमलता कमरे के अंदर आई। उसने देखा कि मक्की ने ईशा को हाथ से ऊपर उठाया हुआ है और ईशा बहुत डरी हुई है। मक्की, ये तुम क्या कर रहे हो? ईशा को अभी नीचे उतारो। मक्की ने कोई एक्शन नहीं किया। मक्की, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ईशा को नीचे उतारो। हेमलता ने नोटिस किया कि मक्की की आंखें लाल हो गई हैं। तभी वहां अय्यर पहुंच गया और अय्यर सामने का नजारा देखकर शॉक हो गया। देखो ना अय्यर, मक्की को क्या हो गया है? कोई कमांड नहीं मान रहा है। हेमलता, मक्की का सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो गया है। वो अपने इमोशन को बैलेंस भी कर पा रहा है। उस बच्चे को भी मक्की नहीं मारा था और आज इसने लैब में मेरे दोस्त को भी मार डाला क्योंकि मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। हेमलता और अय्यर मक्की को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मक्की पूरी तरह से डेविल ह्यूमन रोबोट बन गया था। वो ईशा को लेकर खिड़की से बाहर ले गया। ईशा डर की वजह से सहम गई थी। वो एक पहाड़ पर उतरा और ईशा को नीचे रखा। अय्यर और हेमलता भी कार से पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ईशा जमीन पर बेहोश पड़ी है। अय्यर और हेमलता को अपने सामने देख मक्की ने गुस्से में हेमलता का गला पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर वो अय्यर के पास जाने लगा। हेमलता ने पीछे से मक्की की ओर पत्थर फेंका, जिससे मक्की का ध्यान फिर से हेमलता की ओर गया। उसने हेमलता को हाथ से उठाकर जमीन पर पटक दिया। हेमलता के सर से खून बहने लगा और अय्यर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़कर गाड़ी की तरफ गया और अपनी कार से एक मशीन बाहर निकाली। उसने जल्दी से मशीन को एक्टिवेट किया।
मशीन से निकली लेजर लाइट की वजह से मक्की एक जगह पर ठहर गया। मक्की को कमजोर होता देख अय्यर उसके पास गया। उसने मेन चिप को उसके बॉडी से अलग कर दिया। मक्की की लाल आंखें ब्लिंक करती हुई बंद हो गईं। अय्यर ने गुस्से में मक्की के सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करते वक्त अय्यर की आंखों में आंसू आने लगे और अय्यर ने अपने सारे गुनाह मानते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जो कुछ भी हुआ वो कुल मिलाकर मशीन करप्ट होने की वजह से हुआ था। ये बात साबित होने के बाद अय्यर को छोड़ दिया गया और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। सब कुछ सही होने के बाद भी अय्यर आज तक उस हादसे को भूल नहीं पाया। नितिन इस बार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने दोस्त राघव के गांव गया था। उसके पास अभी 2 हफ्ते बाकी थे जो वो उस गांव में बिताने वाला था। एक शाम यूं ही बरामदे में बैठे हुए नितिन राघव से पूछता है, यार तेरा ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यार ऐसा क्या है कि शाम ढलने के बाद इस गांव में कोई परिंदा भी नजर नहीं आता। ऐसा क्या अजीब है तेरे गांव में? भाई नितिन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसे उठ पटांग से सवाल मत पूछा कर। बस इतना समझ जा कि जैसे यहाँ के लोग रहते हैं वैसे रहने की कोशिश करना। कल रात को भी मैंने तुझे फोन पर बात करते हुए छत पर जाते देखा। मैंने तुझे बोल रखा है, एक बार अंधेरा हो जाए तो फिर बेडरूम में चले जा और फिर शांति से रहना है। वाह भाई, अब ये गांव वाले क्या कम थे जो अब तू भी इस फालतू बकवास में शामिल हो गया। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फंसा है। देख नितिन, मैंने तुझको पहले भी बोला है और अब भी बोलूंगा, अगर अपनी सलामती चाहता है तो जब तक तू गांव में है सावधान और सतर्क रह। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। इधर अकेले बैठा नितिन राघव की बातों को मन ही मन सोच सोचकर हंस रहा था। ये राघव भी ना जब भी गांव आता है इसका हाव भाव ही बदल जाता है। वैसे ये सब बेवकूफ होंगे, लेकिन मैं इनकी तरह डरने वालों में से नहीं हूं। अरे जो चीज होती ही नहीं उसके चक्कर में मैं अपनी आजादी क्यों छोड़ूं? नितिन को राघव की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और ना उसके मन में कोई डर था। लेकिन जैसा कि एक कहावत प्रचलित है, कई बार डरना जरूरी भी होता है, क्योंकि कई दफा ये आपको मौत और भयानक तबाही से भी बचा सकता है। आज की रात नितिन का सामना भी कुछ ऐसी ही खौफनाक सच्चाई से होने वाला था, जिससे टकराने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे रात और काली होती जा रही थी। इसी बीच नितिन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। हेलो अंजलि, कैसी हो? लेकिन तभी उसके कमरे में सिग्नल वीक पड़ जाता है, जिससे वो घर से बाहर आ जाता है। उसके फोन का सिग्नल अभी भी वीक ही था, इसलिए वो गांव के सुनसान इलाके में सिग्नल तलाशते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो रहा था और अब वो अच्छी तरह बात कर पा रहा था। बात करते करते एक लंबा वक्त गुजर गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और नितिन भी बात करते करते बहुत दूर आ चुका था, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे तेज पायल खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है। गांव की कोई औरत, और वो भी इस वक्त। इतना सोचता हुआ वो जैसे ही पीछे पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक जले हुए चेहरे वाली औरत, जिसके पैर उल्टे थे और आंखें काली, वो उसके करीब आती है और इसके साथ ही नितिन
एकदम जोर से चिल्लाता है और वहीं फिसलकर गिर जाता है। इसके साथ ही उसके फोन की बैटरी भी जवाब दे देती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो डरावनी औरत नितिन की नजरों के सामने से गायब हो जाती है। अब ये उसका भ्रम था, वहम था या फिर जो भी था, इससे उसे एक तेज धक्का जरूर पहुंचा था। अरे यार, ये ना जाने मैं घर से कितना आगे आ गया। यार, कहीं वो राघव की बात सच तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी भला होता है क्या कहीं? छोड़ो यार, अब जल्दी से घर जाता हूं। अगर घर वाले जाग गए और मुझे नहीं पाया तो बहुत गुस्सा करेंगे। इतना सोचते हुए नितिन तेज कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही पल में उसके बढ़ते कदम थम जाते हैं, ये देखकर कि सामने एक पेड़ के पास एक उल्टे पैर वाली औरत स्थिर खड़ी है। भले वहां कोहरा अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन को वो उल्टे पैर साफ साफ नजर आ रहे थे, जो किसी औरत के थे। वो औरत पेड़ से सटी नितिन के ठीक उल्टी दिशा में खड़ी थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस बार फिर उसे शक होने लगा कि कहीं ये भी उसका वहम तो नहीं। लेकिन इस बार जो वो देख रहा था वो उसका वहम नहीं, एक खौफनाक सच्चाई थी। इसके बाद वो वापस पीछे मुड़ जाता है और अपना रास्ता बदल देता है और दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाने लगता है। ये रास्ता एक कच्ची सड़क जैसा था, जो कि एकदम सुनसान और अंधेरे में खोया नजर आ रहा था। नितिन घबराया हुआ लगातार उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और बात थी कि उसे खुद नहीं मालूम था कि ये रास्ता आखिर जाता कहां है। अब क्योंकि वो इस गांव से नहीं था, तो उसे बहुत कम जानकारी थी यहाँ के लोग और यहाँ की सड़कों के बारे में। वो बस यूं ही चले जा रहा था, क्योंकि मेन रोड पर वो चुड़ैल घाट लगाए खड़ी थी। नितिन उस कच्चे रास्ते पर भी काफी आगे तक आ चुका था और तभी अचानक वो रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तभी अचानक से सामने वही औरत प्रकट होती है जो उसे अभी चौराहे पर दिखी थी। नितिन डर के मारे कपकपाने लग जाता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी रह सके। तभी वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलती है, क्या तुझे इस गांव में देर रात भटकने का अंजाम नहीं मालूम? अंजाम केवल मौत है, मौत। अब इसके लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़कर उसे जंगल के रास्ते पर खींचने लगती है। नितिन लगातार रहम की भीख मांगता है। नहीं, अरे अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है, नितिन, नितिन। यह आवाज राघव की थी। इस आवाज को सुनते ही नितिन खुशी से चिल्लाने लगता है, राघव, मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आजा। राघव अपने दादाजी के साथ हाथ में मशाल लिए वहां आता है। मशाल को देख के वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और नितिन मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। जिसका डर था वही हुआ ना। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वो तो शुक्र है तेरी गर्लफ्रेंड का, जिसने कॉल कट होने से पहले तेरी चीख सुनी और तुरंत मुझे कॉल किया और हम यहाँ पहुंचे, वरना आज तो तेरी जिंदगी का चैप्टर क्लोज था।
अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया, जब मैं पहली बार उस चुड़ैल को देखकर चीखा था तब मेरा फोन चालू ही था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम्हारे जैसे बच्चे ना जाने इस उम्र में क्यों इतनी नादानियां करते हैं। जब तुम्हें बोला गया है कि एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल इस गांव में हर रात घूमती है और जवान पैरों की तलाश में होती है, तो तुम्हें इसका खौफ होना चाहिए। खैर, ऐसी बेवकूफी फिर कभी दोबारा मत करना। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। गांव घरों में यही मानना है कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टे होते हैं, जिससे आप एक बड़ी सी भीड़ में भी ये पहचान सकते हो कि कहीं इंसान के भेष में आपका सामना किसी चुड़ैल से तो नहीं हुआ।